औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह. My dear students, today we are going to study a very important topic which is ED currents. ED current का क्या मतलब है, we are going to discuss and then we will discuss कि ED currents के क्या merits और demerits हैं. Sometimes we are required ED currents, sometimes we don't require them. ठीक है. सो बाज़ डिवाइसेस में, बाज़ चीज़ों में ED करंट्स का फ़ायदा है और बाज़ चीज़ों में इनका जो है वो फ़ायदा नहीं होता. तो वी आर गोइंग टू डिस्कस ED करंट्स का क्या मतलब है. सबसे पहले आप डेफिनेशन देखिए. करंट्स इंड्यूस्ड इन मेटल्स व्हेन दे आर एक्सपोज्ड टू अ चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड आर कॉल्ड ED करंट्स. करंट्स इंड्यूस्ड इन मेटल्स when they are exposed to a change in magnetic field are called ED currents. याद रखें, जब आप किसी मेटेलिक बॉडी को, किसी मेटेलिक ठीक है कंडक्टर को, किसी मेटल को चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड में रखें तो आपको पता है चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स की वजह से अकॉर्डिंग टू द फेराडेज लॉ इंड्यूस्ड EMF इज प्रोड्यूस्ड और induced EMF is responsible for induced current. तो please remember ED currents are basically induced currents. ED currents are induced currents. लेकिन इन्हें ED क्यों कहते हैं? ED लफ्ज़ का याद रखिए, ED किसी साइंटिस्ट का नाम नहीं है. ठीक है, इट इज़ नॉट द नेम ऑफ एनी साइंटिस्ट. ED लफ्ज़ का मतलब है सर्कुलेटिंग करंट्स. सर्कुलेटिंग करंट्स फॉर एग्जाम्पल है, जिस तरह आप किसी स्टिल वाटर में किसी स्टोन या पेबल को ड्रॉप करें तो व्हाट हैपन्स, देखिए सर्कुलर वेव्स आर प्रोड्यूस्ड, सर्कुलर रिपल्स आर जनरेटेड. ठीक है, देखिए सर्कुलर रिपल्स आर जनरेटेड. इसी तरह जब आप किसी मेटल को चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड में, वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड में रखें तो ड्यू टू चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स उस मेटल के अंदर इंड्यूस्ड EMF पैदा हो जाते हैं. क्यों पैदा हो जाते हैं? अकॉर्डिंग टू द फेराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन. एंड यू नो व्हेन एवर देयर इज इंड्यूस्ड EMF तो देयर विल बी इंड्यूस्ड करंट और इस इंड्यूस्ड करंट को वी कॉल ED करंट्स. तो प्लीज रिमेंबर ED करंट्स आर बेसिकली इंड्यूस्ड करंट्स और इंड्यूस्ड करंट्स को का मतलब है वो करंट्स जो चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स की वजह से किसी मेटल के अंदर, कंडक्टर के अंदर जनरेट हो जाते हैं, प्रोड्यूस हो जाते हैं. फॉर एग्जांपल लुक एट, पहले वी आर गोइंग टू डिस्कस दिस डायग्राम. ये आप लोगों के बुक में गिवन है और देन वी विल डिस्कस दिस वन. ठीक है, तो पहले आप ये ज़रा देखें. हमारे पास इफ़ यू सी, अगर आपको नज़र आ रहे, दिस लाइन शोज अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड. ठीक है, ये मैग्नेटिक फील्ड है. मैग्नेटिक फील्ड इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल B विच इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी. और इस मैग्नेटिक फील्ड में हमने परपेंडिकुलरली एक सिलेंडर रखा हुआ है. ठीक है, यानी इस सिलेंडर का जो एक्सिस है इट इज़ परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड. अब आप देखिए, इफ दिस इज द एक्सिस ऑफ रोटेशन ऑफ द सिलेंडर और इस सिलेंडर को हम देखिए, इस सिलेंडर को हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर रहे हैं. ठीक है, इस सिलेंडर को वी आर रोटेटिंग इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन. तो अगर ये मैग्नेटिक फील्ड है और ये सिलेंडर है, जब आप इस सिलेंडर को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर रहे हैं तो रिमेंबर, देखिए इसके ऊपर जो लाइंस फॉल कर रही हैं दे आर लिंक इन विद द सिलेंडर बट द फ्लक्स इज चेंजिंग. एंड अकॉर्डिंग टू द फेराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, whenever there is a change in magnetic flux, तो रिमेंबर चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इंड्यूस्ड EMF और इंड्यूस्ड EMF इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इंड्यूस्ड करंट. याद रखिए, इस इंड्यूस करंट के डायरेक्शन को वी कैन डिटरमिन बाय द लेंज़ेज़ लॉ. हमने लेंज़ेज़ लॉ में पढ़ा था
कि कभी कभार दो फ्लक्सेस एक दूसरे को चेंज करते हैं, कभी दो करंट्स एक दूसरे को अपोज करते हैं, कभी दो वोल्टेजेस अपोज करते हैं, कभी दो फोर्सेस अपोज करते हैं, कभी दो टॉर्क्स अपोज करते हैं। याद रखिए इस केस में टू टॉर्क्स आर अपोजिंग, और याद रखिए इन अपोजिंग टॉर्क्स की वजह से वी कैन डिटरमिन द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट या ईडी करंट। वो किस तरह, तो गौर से देखो, लुक एट, अगर इस सिलेंडर को वी आर रोटेटिंग इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन, यानी अप्लाइड टॉर्क अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, तो याद रखिए जो अपोजिंग टॉर्क है, जो लेंजेज लॉ की वजह से है, अपोजिंग टॉर्क का डायरेक्शन किस डायरेक्शन में होगा, एंटी क्लॉकवाइज। मतलब अगर आप इस सिलेंडर को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोक, देखिए इसे हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज, इस तरह इसे हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर रहे हैं, तो जो अपोजिंग टॉर्क है, जो लेंज़ लॉ की वजह से टॉर्क है, वो इसे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करने की कोशिश करेगा। ये तब पॉसिबल है कि अगर इस साइड पर फोर्स इनटू द बोर्ड या इनटू द पेपर हो, और इस साइड पर जो फोर्स है वो आउट ऑफ द पेपर या आउट ऑफ द बोर्ड है। और ये तब पॉसिबल है अगर चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स की वजह से जो इंड्यूस्ड ईएमएफ पैदा हो जाता है, उस इंड्यूस्ड ईएमएफ की वजह से जो इंड्यूस्ड करंट पैदा हो जाता है, अगर उस करंट का डायरेक्शन ये है, देखिए अगर वो सर्कुलेटिंग करंट इस डायरेक्शन में है, देखिए दिस इज अ सर्कुलेटिंग करंट, देयरफॉर दिस इज कॉल्ड ईडी करंट। तो याद रखिए यहाँ से देखिए करंट इस तरह नीचे जा रहा है, यहाँ से करंट ऊपर जा रहा है। आप अगर राइट हैंड रूल अप्लाई करें, हमारे पास एक फार्मूला है कि मैग्नेटिक फोर्स बराबर है, ये हमने चैप्टर नंबर 3 में पढ़ा था, I इंटू एल क्रॉस बी। इस साइड पर अगर आप राइट हैंड रूल अप्लाई करें, इस पर भी अप्लाई करें, तो यहां पर जो फोर्स है वो इनटू द पेपर होगा, यहां पर जो फोर्स है वो आउट ऑफ द पेपर। यानी अगर देखिए दोबारा सुने, अगर अप्लाइड टॉर्क क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है तो अपोजिंग टॉर्क इसे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करने की कोशिश करेगा, रोटेट नहीं करेगा, इसे रोटेट करने की कोशिश करेगा अकॉर्डिंग टू द लेंज़ लॉ। तो याद रखिए अगर अपोजिंग टॉर्क एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, इस तरह है, तो ये तब पॉसिबल है अगर इस साइड पर फोर्स इनटू द पेपर है या इनटू द बोर्ड है, इस साइड पर जो फोर्स है वो अगर आउट ऑफ द बोर्ड है। तो ये फार्मूला अगर आप अप्लाई करें, यू कैन डिटरमिन डायरेक्शन ऑफ फोर्स लाइक दिस। यहां से देखें करंट नीचे जा रहे, इस साइड से देखिए ये करंट नीचे जा रहे हैं, अगर यहां से करंट नीचे जा रहे हैं तो दिस इज एल और दिस इज मैग्नेटिक फील्ड बी। तो आप लोग देखें हमारे पास फार्मूले में पहले एल है फिर बी है, अगर आप एल क्रॉस बी कैलकुलेट करें तो एल क्रॉस बी इज इन दिस डायरेक्शन, एल क्रॉस बी इज इन दिस डायरेक्शन विच इज इन टू द बोर्ड। इधर आप देखिए यहां पर करंट ऊपर जा रहे हैं, अगर करंट ऊपर जा रहे तो दिस इज बी, दिस इज एल, तो एल क्रॉस बी इज इन दिस डायरेक्शन। तो यहां जो फोर्स है वो आउट ऑफ द बोर्ड है, यहां जो फोर्स है वो इनटू द बोर्ड है। अब आप लोग देखिए अगर इस साइड पर फोर्स आउट ऑफ द बोर्ड है, इफ इट इज लाइक दिस, देखिए लुक एट, ये कायल है, लेट अस सपोज अगर इस साइड पर फोर्स इनटू द बोर्ड है, इस साइड पर फोर्स आउट ऑफ द बोर्ड है, देखिए ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करेगा। तो आप लोग जरा गौर से सुने, अप्लाइड टॉर्क क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, अपोजिंग टॉर्क अकॉर्डिंग टू द लेंज़ लॉ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा। ये तब पॉसिबल है अगर इस साइड पर फोर्स इनटू द बोर्ड है, इस साइड पर फोर्स आउट ऑफ द बोर्ड है। ये तब पॉसिबल है इफ द करंट इज गोइंग इन दिस डायरेक्शन।
तो देखिए अप्लाइड टॉर्क के डायरेक्शन का हमें पता था, अपोजिंग टॉर्क का डायरेक्शन कैसे पता चला? अप्लाइड टॉर्क के डायरेक्शन के से कैसे पता चला? बाय अप्लाइंग द लेंज़ेज़ लॉ। और इन फोर्सेस का कैसे पता चला? अपोजिंग टॉर्क के डायरेक्शन की वजह से। और इस करंट के डायरेक्शन का कैसे पता चला? इन फोर्सेस के डायरेक्शन की वजह से। तो आप लोग देखिए इस सिलेंडर में एक सर्कुलेटिंग करंट पैदा हो जाता है और दिस सर्कुलेटिंग करंट इज नोन एज अ ईडी करंट। तो ईडी करंट्स का मतलब है करंट्स विच आर इंड्यूस्ड, which are produced in metals when they are subjected to an external change in magnetic field, या currents which are produced in metals when they are exposed to a change in magnetic field। जब आप किसी मेटल को change in magnetic field में रखें तो according to the Faraday's law of electromagnetic induction what happens? Induced EMF is produced। और याद रखिए this induced EMF is responsible for induced current, or this current is always circulating inside the metal, क्योंकि current is there when the path is completed, when there is when the circuit is closed, so therefore the currents are circulating and these currents are called eddy currents। ठीक है, eddy currents का डायरेक्शन हम कैसे डिटरमिन करते हैं? बाय लेंज़ेज़ लॉ। ठीक है, not directly, indirectly, and then we are applying the right hand rule to determine the direction of current। Now look at, अब हम इधर आ रहे हैं, देखिए ये हमारे पास एक मैग्नेट है, दिस इज अनदर मैग्नेट, और आप देखिए मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन नॉर्थ से साउथ की तरफ है, इस तरह है मैग्नेटिक फील्ड का ये डायरेक्शन है, सही है। और दिस इज अ शीट, दिस इज अ मेटेलिक शीट, और दिस इज अ सपोर्ट, दिस इज अ थ्रेड। इस थ्रेड के साथ हमने ये मेटेलिक शीट जो है ये बांधा हुआ है, और ये शीट मैग्नेटिक फील्ड में इस तरह मूव करती है, लाइक दिस है। फॉर एग्जांपल अगर ये मैग्नेट का नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है तो मैग्नेटिक फील्ड इज इन दिस डायरेक्शन, और आप इसको सपोज किसी इस तरह किसी थ्रेड से बांधे और इसे डिस्टर्ब करें, इफ इट इज रोटेटिंग लाइक दिस, सॉरी इट इज ऑसिलेटिंग लाइक दिस, दिस शीट इज ऑसिलेटिंग, दिस इज वाइब्रेटिंग। ठीक है, अब यहाँ पर देखते हैं कि व्हाट हैपन्स टू द ऑसिलेशन या टू द वाइब्रेशन ऑफ दिस शीट। तो पहले आप ऐसा करें कि अगर ये मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, अगर ये मैग्नेट्स नहीं है और ये आपने यहाँ पर अटैच किया हुआ है, अगर आपको नज़र आ रहे और आप इसे डिस्टर्ब करें तो इट विल बी ऑसिलेटिंग, और आफ्टर सम टाइम, ठीक है, फॉर एग्जांपल आफ्टर सम टाइम या टाइम इंटरवल सपोज डेल्टा T1, ये जो शीट है ये स्टॉप करती है ड्यू टू डैम्पिंग, ड्यू टू अपोजिंग फोर्स ऑफ द एयर, एयर के ऑपोजिशन की वजह से ये शीट ऑसिलेट करती है, लेकिन एयर के ऑपोजिशन की वजह से आफ्टर सम टाइम ये रुक जाती है। लेकिन याद रखिए जब आप इस शीट को, सेम मेटेलिक शीट को अगर इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर ऑसिलेट करें, देखिए मसलन ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये इसका नॉर्थ है, ये साउथ है, मैग्नेटिक फील्ड इज लाइक दिस, आप इसको किसी शीट से, सॉरी थ्रेड से बांधकर इस तरह इसे ऑसिलेट करें लाइक दिस है, इफ इट इज ऑसिलेटिंग लाइक दिस, तो गौर से देखो जब ये शीट इस मैग्नेटिक फील्ड से बाहर आने की कोशिश करती है, देखें जब ये बाहर आ जाती है तो इसके ऊपर जो लाइंस फॉल कर रही हैं, द फ्लक्स इज डिक्रीजिंग। अगर ये शीट मैग्नेटिक फील्ड से बाहर आ रही है तो फ्लक्स लिंकिंग विद द शीट डिक्रीजेस। इफ द फ्लक्स लिंकिंग विद द शीट डिक्रीजेस, तो याद रखिए इस शीट के अंदर जो ईडी करंट है वो ऐसे डायरेक्शन में पैदा होना चाहिए कि इस डिक्रीज इन फ्लक्स को इंक्रीज करने की कोशिश करें। अब किस तरह? फॉर एग्जाम्पल अगर ये शीट
बाहर आ रही है तो फ्लक्स इज डिक्रीजिंग, तो इसके अंदर जो सर्कुलेटिंग करंट है वो करंट इस डायरेक्शन में पैदा होना चाहिए, लाइक दिस। क्यों? क्योंकि अगर ये इस डायरेक्शन में पैदा हो जाए तो इस करंट की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड है इसका ये नॉर्थ होगा, वो वाला फेस साउथ होगा। तो दिस नॉर्थ विल बी अट्रैक्टेड बाय द साउथ एंड द साउथ विल बी अट्रैक्टेड बाय द नॉर्थ। तो जब ये शीट मैग्नेटिक फील्ड से बाहर आ रही है तो फ्लक्स डिक्रीजेस, लेकिन ये साउथ इस नॉर्थ को अट्रैक्ट कर रहा है और ये नॉर्थ इस साउथ को अट्रैक्ट कर रहा है, तो ये फ्लक्स को इंक्रीज करने की कोशिश कर रहा है। यानी अगर ये शीट मैग्नेटिक फील्ड से बाहर आ रही है तो लेंजेस लॉ की वजह से, ऑपोजिशन की वजह से ये साउथ और ये नॉर्थ इस शीट को अट्रैक्ट करने की कोशिश करती है। तो ऑटोमेटिकली आप मुझे ये बताएं, इसका ऑसिलेशन कम हो जाएगा, वाइब्रेशन या मोशन कम हो जाएगा कि बढ़ जाएगा? कम हो जाएगा। और याद रखिए जब ये शीट, देखिए ये शीट जब मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जाती है तो फ्लक्स लिंकिंग विद द शीट इंक्रीजेस। तो व्हेन द फ्लक्स इंक्रीजेस अकॉर्डिंग टू द लेंजेस लॉ, अब जो करंट है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में पैदा होगा, इस डायरेक्शन में पैदा होगा। देखिए लाइक दिस। तो अब ये नॉर्थ होगा, इसका ये नॉर्थ होगा, ये वाला साउथ होगा। यानी ईडी करंट की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड पैदा हो जाती है, इसका ये साउथ होगा, ये नॉर्थ होगा। तो जब शीट मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एंटर करती है फ्लक्स इंक्रीजेस, लेकिन ये साउथ इस साउथ को रिपेल करेगा, ये नॉर्थ इस नॉर्थ को रिपेल करेगा, तो फ्लक्स को डिक्रीज करने की कोशिश करेगा। तो देखिए ऑटोमेटिकली अगर शीट मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एंटर कर रही है तो फिर अगेन देयर इज ऑपोजिशन, उस ऑपोजिशन की वजह से फिर इस शीट की का जो मोशन है वो थोड़ा सा कम हो जाएगा। इसी वजह से यहां पर इन अ पर्टिकुलर टाइम इंटरवल डेल्टा t2 में ये शीट स्टॉप करती है। लेकिन याद रखिए ये जो डेल्टा t2 है, ये जो टाइम इंटरवल है, दिस टाइम इंटरवल शुड बी लेस देन दैट टाइम इंटरवल and it shows the existence of the eddy currents in this sheet. This time interval, this decrease in time interval shows that there are eddy currents induced in the sheets. ठीक है? So therefore we say कि यहाँ पर ये शीट जल्दी से स्टॉप नहीं करती, ठीक है, लेकिन यहाँ पर आप देखिए ये जल्दी से स्टॉप करती है। यानी इस शीट का जो मोशन है इट इज डैम्प्ड। तो यहां पर एक डैम्पिंग इफेक्ट पैदा हो जाते हैं, डैम्पिंग की वजह से, जिसे हम कहते हैं मैग्नेटिक डैम्पिंग। दिस इज कॉल्ड मैग्नेटिक डैम्पिंग एंड दिस इज अ मैग्नेटिक पेंडुलम। दिस इज अ मैग्नेटिक पेंडुलम। लेकिन ये मैग्नेटिक पेंडुलम जो है डैम्पिंग की वजह से, अपोजिंग की वजह से, ठीक है, मैग्नेटिक फ्रिक्शन की वजह से व्हाट हैपन्स, ये शीट जल्दी से रुक जाती है। तो याद रखिए अगर डेल्टा t2 डेल्टा t1 से कम है तो ये अंडरस्टूड है कि इस शीट के अंदर सर्कुलेटिंग करंट्स आर देयर। अब क्वेश्चन ये कि इस ईडी करंट को हम डिटरमिन कैसे करते हैं? तो देखो, when the sheet is oscillating inside the magnetic field, देखें, when this sheet is oscillating inside the magnetic field, so what happens? Flux increases, decreases, flux increases। जब शीट मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करती है फ्लक्स लिंकिंग विद द शीट इंक्रीजेस, और जब ये बाहर जाती है फ्लक्स डिक्रीजेस। So when it is oscillating like this, flux increases, decreases, increases, decreases, flux is changing, or change in magnetic flux is responsible for induced EMF according to the Faraday's law of electromagnetic induction। क्योंकि इस चैप्टर में हमने डिसाइड किया था कि हर टॉपिक में we will have to apply the Lenz's law and we will have to apply the Faraday's law। तो याद रखिए अकॉर्डिंग टू द Faraday's law इसके अंदर इंड्यूस्ड EMF पैदा हो जाता है, और दैट इंड्यूस्ड EMF इज
written as minus delta phi sub m divided by delta t. This is Faraday's law. According to the Ohm law, वोल्टेज या इंड्यूस्ड ईएमएफ बराबर है करंट मल्टीप्लाइड बाय द रेजिस्टेंस अप्लाइड बाय दिस शीट टू द ईडी करंट्स. तो अगर आप ईडी करंट्स कैलकुलेट करें तो दिस इज रिटन एज लाइक दिस. इक्वेशन नंबर 2. इक्वेशन नंबर 1 को 2 में पुट करो तो याद रखिए ईडी करंट आ जाएगा, शाबाश, माइनस 1 ओवर आर और इधर लिखो डेल्टा फाई सब एम डिवाइड बाय डेल्टा टी. ठीक है, दिस इज द इक्वेशन फॉर द ईडी करंट. और याद रखिए दिस नेगेटिव साइन शोज दैट अकॉर्डिंग टू द लेंज़ लॉ, अकॉर्डिंग टू द लेंज़ लॉ ये जो ईडी करंट है इट विल अपोज द चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स. फॉर एग्जाम्पल जब ये शीट बाहर की तरफ आती है तो फ्लक्स डिक्रीजेस, तो इसमें जो करंट है वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में पैदा होना चाहिए ताकि लेंज़ लॉ को सेटिस्फाई करे. और जब ये शीट मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एंटर करती है तो यहां पर जो करंट है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में पैदा होना चाहिए टू सेटिस्फाई द लेंज़ लॉ. तो दिस नेगेटिव साइन शोज, याद रखिए दिस नेगेटिव साइन शोज that ED current will always oppose the change in magnetic flux. यानी if flux increases तो ये करंट ऐसे डायरेक्शन में पैदा होगा कि ये इसे डिक्रीज करने की कोशिश करेगा. if this decreases तो ये ऐसे डायरेक्शन में पैदा होगा कि ये इसे इंक्रीज करने की कोशिश करेगा. so this negative sign is due to the Lenz's law. याद रखिए ये जो ईडी करंट्स है, when these ED currents are circulating, they are circulating and passing through the sheet inside, so what happens? They produce heat, they dissipate energy, they dissipate power. और आपको पता है पावर डिसिपेशन जो है, देखिए हमारे पास पावर डिसिपेशन बराबर है I²R. इसका मतलब है कि जो पावर है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I². याद रखिए ईडी करंट जितना ज्यादा होगा, ईडी करंट जितना ज्यादा होगा तो व्हाट हैपन्स, पावर डिसिपेशन ज्यादा होगा, पावर लॉस ज्यादा होगा, पावर जेनरेटेड ज्यादा होगा, पावर लॉस ज्यादा होगा. वो जो इन अदर वर्ड्स यू कैन से एनर्जी डिसिपेशन ज़्यादा होगा, यानी ज़्यादा हीट पैदा हो जाते हैं. जितना ईडी करंट ज़्यादा होगा ज़्यादा हीट पैदा हो जाता है. तो याद रखिए समटाइम्स वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन दिस पावर डिसिपेशन, वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन हीट. बास केसेस में वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन हीट. तो इसको हम क्या करते हैं, रिड्यूस करना चाहते हैं. तो अगर आप इसको रिड्यूस करना चाहते हैं तो ये जो शीट है फिर इसे हम इस तरह बना लेते हैं. देखें इसमें इस तरह स्लॉट्स पैदा करते हैं, ए स्लॉट्स, देखें इनमें हम स्लॉट्स पैदा करते हैं. इन स्लॉट्स का फ़ायदा ये है कि आप देखें यहाँ पर जो करंट है ना वो इस तरह इधर पैदा हो जाएगा. अब ये करंट, इसका जो करंट है वो इसके साथ कंट्रीब्यूट नहीं करता, ये इसके साथ ऐड नहीं हो जाता बिकॉज यहाँ पर स्लॉट है, यहाँ पर गैप है. फिर इसका जो करंट है वो इसके साथ ऐड नहीं हो जाता क्योंकि यहाँ पर स्लॉट है. तो इसकी वजह से रेजिस्टेंस बढ़ जाती है. और देखो अगर रेजिस्टेंस बढ़ जाती है अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन तो देखिए ईडी करंट क्या हो जाएगा, कम. ईडी करंट कम हो जाते हैं तो पावर लॉस कम, क्योंकि अब देखिए ये पावर लॉस जो है इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द करंट. क्लियर. देखिए जब रेजिस्टेंस बढ़ जाती है तो इसके साथ भी इसका डायरेक्ट रिलेशन देखिए, लेकिन देखिए इसके ऊपर स्क्वायर है तो स्क्वायर का मतलब है कि जब आर बढ़ जाता है
ईडी करंट को अगर आप रेजिस्टेंस ज़्यादा ऑफर करते हैं, आप स्लॉटिंग करके इसके डिज़ाइनिंग को चेंज करके इस तरह डिज़ाइन करते हैं कि अगर आर बढ़ जाता है, याद रखिए जब आर बढ़ जाता है तो ये करंट कम हो जाएगा, तो करंट कम हो जाते हैं तो पावर लॉस जो है वो कम हो जाता है। मसलन आगे इसी चैप्टर में हम पढ़ेंगे ट्रांसफार्मर में ईडी करंट्स आर प्रोड्यूस्ड। तो ट्रांसफार्मर में हमारी कोशिश ये होती है कि ईडी करंट्स को हम क्या करते हैं, कम करने की कोशिश करते हैं, रिड्यूस करने की कोशिश करते हैं। तो फिर ट्रांसफार्मर में हम पढ़ेंगे उधर कि ईडी करंट्स को हम किस तरह मिनिमाइज करेंगे, किस तरह रिड्यूस करेंगे, ठीक है। तो बाज़ केसेस में ईडी करंट्स जो हैं वो ज़्यादा फ्रूटफुल नहीं होते हैं, उनको हम मिनिमाइज करना चाहते हैं। बाज़ केसेस में दे आर मोर इम्पॉर्टेंट। फॉर एग्जांपल एसी मोटर में ईडी करंट्स आर इम्पॉर्टेंट, वो हम एसी मोटर में पर पढ़ेंगे कि किस तरह ईडी करंट्स जो हैं वो कंट्रीब्यूट करते हैं, जिसकी वजह से वो मोटर जो है, मोटर का जो वो है कायल है वो रोटेट करती है, ठीक है, एसी जनरेटर के अंदर। तो एसी जनरेटर के अंदर ईडी करंट्स आर इम्पॉर्टेंट, लेकिन ट्रांसफार्मर में ईडी करंट्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द एनर्जी लॉस। तो फिर वहाँ पर हम इसको मिनिमाइज करते हैं। लेकिन याद रखिए ईडी करंट्स के कुछ इम्पॉर्टेंट यूजेस भी हैं। मसलन इन यूजेस को हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं, ठीक है, इसको हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं बिकॉज फिर ये बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। लेकिन याद रखिए इसके मुख्तलिफ यूजेस हैं। मसलन मैग्नेटिक ब्रेक्स जो आमतौर पे बुलेट ट्रेन्स में यूज़ करते हैं, ठीक है। इंडक्शन कुकर्स में आपको पता है ईडी करंट्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर हीट। तो जो हीट जनरेट हो जाते हैं उसकी वजह से मुख्तलिफ चीज़ें जो है वो कुट जाती है, वो पक जाती है, उसे हम कहते हैं इंडक्शन कुकर्स। इसी तरह स्पीडोमीटर्स में, ठीक है, एनर्जी मीटर्स में, इवन गैल्वानोमीटर्स में जब आप नीडल को स्टेबलाइज करते हैं, ठीक है, तो वहाँ पर भी ईडी करंट्स जो है दे प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। तो याद रखिए ईडी करंट्स आर इंपॉर्टेंट इन सम ऑफ द केसेस, वाइल इन सम ऑफ द केसेस ईडी करंट्स आर नॉट इम्पॉर्टेंट। तो फिर हम इनको रिड्यूस करने की कोशिश करते हैं, इनको हम मिनिमाइज करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो प्लीज़ रिमेंबर ईडी करंट्स का मतलब है सर्कुलेटिंग करंट्स। ईडी करंट्स are basically induced currents. Remember, ED currents are induced currents, but these are the circulating currents. Sometimes they are important and sometimes they are unimportant. ठीक है? Any question? Any problem, please? Thank you very much.